हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी द रेडिकल क्लासेज में। आज हम टॉपिक कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का यानी मेडिवल हिस्ट्री का टॉपिक, जिसका नाम है आपका मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्पायर। अगर किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हो आप इंडिया के अंदर, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर टॉपिक बनता है मेडिवल हिस्ट्री का, तो आपका बनता है मुगल साम्राज्य। और आज उसी की हम चर्चा करेंगे। तो आप हेडिंग लगाएंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारत की बात कर रहा हूं मैं। मध्यकालीन भारत का आपका टॉपिक है मुगल साम्राज्य यानी मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, और यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन बनता है मुगल एम्पायर से। अब देखो मुगल जो थे सर, मुगल एम्पायर में किसको पढ़ना है? मुगल को पढ़ना है, जिसमें आपका बाबर आ जाता है, हुमायूं आ जाता है, अकबर आ जाता है ना। इस प्रकार जहांगीर, औरंगजेब, तो सारी चीजें वो इसी के अंदर आती है। सारे जो हम पढ़ते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। अब मुगल साम्राज्य का इंडिया के अंदर आगमन कैसे हुआ, इंडिया के अंदर उन्होंने अटैक कैसे किए, वो सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इंडिया के अंदर उन्होंने कैसे रूल किया, कैसे शासन किया है, वो सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुगल थे ना, मुगल मुगल एक्चुअल में ऐसे, मतलब मुगल में जितने भी बादशाह हुए हैं, जितने भी मिर्जा हुए हैं, उन सारों को मुगल वर्ड पसंद ही नहीं था। एक्चुअल में मुगल वर्ड उनको पसंद नहीं था, वो मुगल वर्ड को पसंद नहीं करते थे। और हम अगर बोले सर मुगल वर्ड कहाँ से निकला है, तो मुगल वर्ड सर या तो निकल सकता है आपका किससे। देखो इसके दो सोर्स हो सकते हैं बेटा। दो सोर्स कौन से हो सकते हैं? या तो एक बुक आई थी जिसका नाम था जंगल बुक, द जंगल बुक। ठीक, इसमें करेक्टर जिसका नाम है मोगली, जिसका क्या नाम है मोगली, रिचर्ड अपने किसके द्वारा, क्लिपिंग के द्वारा लिखी गई थी ये बुक। तो मोगली जो करेक्टर है, या तो उससे आ सकता है, या फिर आपकी जो मंगोल जो कास्ट हुई है, मंगोल जो डायनेस्टी हुई है, उससे भी ये क्या आ सकता है, आपका ये वर्ड आ सकता है कि या तो वहां से उठाया गया इस वर्ड को, या फिर किससे उठाया गया है, आपके द जंगल बुक वाली जो रिचर्ड अपने जो क्लिपिंग थे उनके द्वारा लिखी गई बुक थी जिनका नाम था जंगल बुक। उसमें जो मोगली कैरेक्टर है उससे भी लिया जा सकता है। ये दोनों वर्ड इसके क्या माने जा सकते हैं, सोर्स माने जा सकते हैं। क्लियर? अब देखो मुगल साम्राज्य के अंदर आपको अगर पढ़ना है, तो मुगल साम्राज्य इंडिया में आने से पहले वहां कहीं तो फैला हुआ था ही, तभी तो वहां पे आया। तो अब देखो मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको एक वर्ड याद रखना है जिसका नाम है फ्रगना। यहाँ पे कंट्री भी है जिसका नाम है फ्रगना। फरगना, और फरगना के ही पास में एक जगह थी जिसका नाम है सफरगंज। कौन सी जगह? सफरगंज और फरगना। सफरगंज और फरगना में मतलब दो चीजें तो आपको याद रखनी है, और साथ में यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बाद बख्श, और एक आपका काबुल। सर ये इतनी बातें क्यों बता रहे हो? ये सारी बातें आपके काम में आएगी। इंडिया में मुगल साम्राज्य आने से पहले इनके बारे में हमें डिस्कस करना जरूरी है। सफरगंज के, अब देखो इधर अपना ईरान वाला एरिया, कौन सा है ये? अपना ईरान वाला एरिया आ गया। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, सफरगंज की मैं अगर बात करूं, सॉरी फ्रगना की अगर मैं बात करूं, तो फ्रगना के राजा थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। कौन थे? उमर शेख मिर्जा। और इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था कुतुल निगार बेगम। कुतुल निगार बेगम, कुतुल निगार बेगम। अब देखो बात करूं मैं फ्रगना की, तो आप बताएंगे सर फ्रगना के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा, उनकी वाइफ थी जिनका नाम था कुतुल निगार बेगम। अब इन दोनों से एक बच्चे का जन्म होता है, इन दोनों से एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है आपका हुमायूं, सॉरी बाबर। क्या नाम है? बाबर। तो बाबर का जो जन्म है, वो बाबर का जन्म हुआ था कब? 14 फरवरी 1483, यानी वैलेंटाइन डे के दिन किसका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था। किससे हुआ था? उमर शेख मिर्जा और कुतुल निगार जो आपकी बेगम है, उनसे किसका एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम है आपका बाबर। 14 फरवरी 1483 के अंदर बाबर का क्या हो गया था? जन्म हो गया था। अब ये बताया जाता है कि जब सॉरी जो उमर शेख मिर्जा थे, फ्रगना के राजा, किंग जो बाबर के पिताजी थे, उनको किसका शौक था? इश्कबाजी का। किसका? इश्कबाजी का। देखो इश्कबाजी वो नहीं होती जो मतलब आजकल के लोंडे करते हैं मार्केट के अंदर। इश्कबाजी वो होती है कबूतरबाजी, यानी कबूतरों को उड़ाने का, कबूतरों की रेस लगाने का, जो अपने यूपी वाले एरिया के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो उमर शेख मिर्जा जो था उसको क्या था? इश्कबाजी का बहुत ज्यादा शौक था,
और जब वो छत पे चढ़ के क्या कर रहे थे, अपने कबूतरों को उड़ा रहे थे, तो वहीं पे फिसलने से उनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। उमर शेख मिर्जा की मौत हो गई थी। जब उमर शेख मिर्जा की जब मौत हुई थी, तब बाबर था वो कितने साल का था सर, 14 साल का था, 14 वर्ष का था। जब किसकी मौत हुई थी, अपने उमर शेख मिर्जा की मौत हुई थी, तब अपना जो बाबर था वो कितने साल का था, 14 वर्ष का था। हो जाएगी याद। अब देखो, हाँ अब देखो हम बात करते हैं आगे। उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद में अब फरगना के जो किंग थे वो कौन बनेंगे, बाबर। कौन बनेंगे, बाबर। और बाबर का जो राज तिलक है, बाबर का जो राज तिलक है, इसकी जो दादी है, या दादी मिलता है कहीं कहीं किताबों में, इसका मेंशन मिलता है नानी का। तो इनकी नानी थी जिनका नाम था आयशा दौलत बेगम, आयशा दौलत बेगम। आयशा दौलत बेगम, एक बार पूछा गया है यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन कि बाबर का आयशा दौलत बेगम के साथ क्या संबंध था, तो वो बता देंगे उनकी दादी या नानी थी जो उन्होंने क्या किया था, उसका राज तिलक किया था। क्या किया था, राज तिलक किया था। कब किया था, 14, अब जब 14 साल का थे तब क्या हो गया था उसका, 14 साल इसमें जोड़ देंगे आप, तो उसमें उसका क्या कर दिया था, राज तिलक कर दिया गया था, किसका, बाबर का। ठीक है, अब मैं बात करूं कि अब देखो फरगना के किंग कौन बन गए, फरगना के किंग अब बन गए कौन, बाबर। कौन बन गए, बाबर। लेकिन इस बच्चे की, बच्चे ही तो था 14 साल का था, इस बच्चे की ख्वाहिश थी, क्या ख्वाहिश थी, कि मेरे को क्या जीतना है, सफरगंज। क्या जीतना है, सफरगंज। क्योंकि सफरगंज बहुत ही क्या था, मतलब धनवान था, मान सकते हो, बहुत ही रिच क्या था, एरिया था वहां पे। तो बाबर ने सोचा कि मैं किसको जीतूं, सफरगंज को जीतूं। लेकिन सफरगंज पे उस टाइम राजा थे, इसी के चाचा, बाबर के चाचा, जिसका नाम था अमर शेख मिर्जा। कौन थे, अमर शेख मिर्जा वहां पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। और अमर शेख मिर्जा अमर शेख मिर्जा पे बाबर ने कितनी बार अटैक किया था, टोटल 5 टाइम अटैक किया था, 5 बार अटैक किया था। ठीक है, अब देखो, सॉरी ये 14 वर्ष का नहीं था, 11 वर्ष का था, इसको 11 वर्ष करेंगे अब। हाँ 11 वर्ष का था, 11 वर्ष का था उस टाइम, 14 फरवरी को तो जन्म हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ अब देखो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। उमर शेख मिर्जा, कुतुबुनिगार बेगम, बाबर का क्या हो गया था, जन्म हो गया था 14 फरवरी 1483 को। 11 वर्ष का था तो उसका क्या कर दिया गया था, राज तिलक कर दिया गया था। किसने किया था, दादी या फिर उसकी नानी, जिसका नाम था आयशा दौलत बेगम ने उसका राज तिलक कर दिया गया था। और किसकी गद्दी पे बिठा दिया गया था, फरगना की गद्दी पे बिठा दिया गया था। अब देखो 11 वर्ष की उम्र के अंदर, यानी 1494 की बात होगी, अप्रोक्सीमेट 1494 के अंदर अब किंग कौन बन गया, फरगना का बाबर। अब आगे हम पढ़ते हैं इसको और डिस्कसली पढ़ते हैं, मैं एक बार इसको इरेज कर रहा हूं। देखो अब सारी चीजें अब क्लियर हो जाएंगी। अब किंग कौन बन रहा है, बाबर। कब बना, 1494 में, 1494-95 के अंदर। अब फरगना के ऊपर, फरगना से यहाँ पे अटैक करता है कितने टाइम पे, 5 टाइम। कौन कौन सा, 1495 में, 1496 में, 1498 में, और 7 में, 1498 में, और एक बार अटैक करता है आपका 1497 नहीं था, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, 1498 में, 1500 में, और 1511 में। कितनी बार अटैक करता है बाबर, 5 बार अटैक करता है। किस पे, सफरगंज, अपने चाचा पे, अमर शेख मिर्जा पे अटैक करता है कौन, बाबर। कहां से, फरगना से। यानी 1495 में, 96 में, 98 में, और 1500 में, 1511 में, और फाइनली 1511 में वो क्या जीत लेता है, सफरगंज को अपने अंडर कर लेता है। ठीक है, तो 5 बार अटैक किया था किसने, और कितनी बार जीता था, 3 बार जीता था। कितनी बार जीता था, इसमें से 3 बार क्या हुई थी उसकी जीत हुई थी। लेकिन बच्चा ही था, वापस उससे क्या कर लिया जाता था, छीन लिया जाता था। तीनों बार में उसके हाथ से निकल गया था, लेकिन 1511 के अंदर वो उसने क्या कर लिया था, फरगना और इस दोनों पे क्या कर लिया था, समान रूप से अधिकार जमा लिया था। अब सफरगंज और फरगना दोनों पे उसका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। अब मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करूं किसकी राज तिलक इसका हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो सेबानी खां थे, ईरान के क्या थे, सेबानी खां। यहीं पे आपका एक नाम आएगा जिसको आपको याद रखना है, सेबानी खां, सेबानी खां। याद अगर रखो तो ठीक है, नहीं इतना जरूरी नहीं है। सेबानी खान ने जब सफरगंज पे अटैक कर रहा था कौन, बाबर, तो यहां से उसने क्या किया था, पीछे से अटैक किया था। यहां से इसने क्या किया था, इस पे पीछे से अटैक किया था, यानी पीछे से जीती हुई
सेना पर आक्रमण, सेना पर आक्रमण किया था, और इसी को बोलते हैं तुलुगामा पद्धति। क्या बोलते हैं? तुलुगामा पद्धति। सर अब इतना क्यों मतलब बाबर के बारे में बता रहे हो? क्योंकि यहाँ से बेटा आपको देखने को मिलेगा कि बाबर ने कौन सी चीजें कहाँ से सीखी हैं। क्योंकि बाबर एक क्या था, बहुत ही सफल क्या था आपका मतलब एम्पायर राज रह चुका है, बहुत ही सफल क्या रह चुका है आपका सैनिक रह चुका है एक प्रकार का। तो बाबर एक्चुअल में किंग नहीं था, बाबर एक सफल किंग नहीं था, एक सफल राजा नहीं था, लेकिन सफल सेनापति था। बाबर एक सफल सेनापति था, उसको लड़ने की बहुत सारी विधि आती थी, उस टाइम की वैज्ञानिक विधि उसको आती थी। तो देखो तुलुगामा पद्धति, जो पीछे से अटैक, जीती हुई सेना जो वापस जा रही जीत के, और उस पे पीछे से अटैक करना क्या होती है, तुलुगामा पद्धति किससे सीखा था उसने? सेबानी खां से सीखा था, और सेबानी खां पे ही वो भारी पड़ गई थी। सेबानी खां को मार दिया, और सेबानी खां को मार के उसने कौन सी पद्धति सीख ली थी? आपकी तुलुगामा पद्धति सीख ली थी। और सफरगंज पे उसने 1511 के अंदर क्या कर लिया था? राज कर लिया था। 1511 में उसने तुलुगामा पद्धति से सफरगंज को जीत लिया था। अब देखो इसी से पहले मैं आपको बताऊं, काबुल पे उसने अटैक किया। उसने क्या किया? काबुल पे अटैक किया, और 1504 के अंदर, 1504 के अंदर उसने काबुल को जीत लिया। 1504 के अंदर उसने क्या कर लिया? काबुल को जीत लिया। तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख देता हूं इसकी। देखो 1483 के अंदर क्या हुआ? बाबर का जन्म। ठीक है। 1494 के अंदर उसका क्या हुआ? राज तिलक। ठीक है। 1504 के अंदर उसने क्या जीता? 1504 के अंदर उसने जीत लिया क्या? काबुल। 1504 के अंदर क्या जीत लिया था उसने? काबुल जीत लिया था। 1507 के अंदर, 1507 के अंदर उसने एक टाइटल ग्रहण किया, एक उपाधि ग्रहण की, जिसका नाम है बादशाह की उपाधि, बादशाह उपाधि ली। 1500 अपने 8 के अंदर, 1508 के अंदर एक उनकी बेगम थी जिसका नाम था महम खां। कौन थी? महम बेगम, तीसरी पत्नी थी। और महम बेगम से उसको पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। और उसके बाद में 1511 के अंदर उसने सफरगंज जीत लिया था। उसने क्या जीत लिया था? सफरगंज जीत लिया था। काबुल जीत लिया था, सफरगंज जीत लिया था। आप देखो जब वो काबुल जीत रहा था ना, काबुल जब जीत रहा था, और उसी टाइम उससे मतलब उसकी शादी हो गई थी बाबर की, बाबरी नाम की एक उससे, और बाबरी थी, उसी के कारण, बाबरी का गांव होने की वजह से काबुल उसको बहुत ज्यादा पसंद था। काबुल की जनता उसको बहुत ज्यादा पसंद थी, काबुल से वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो बाबर अपना जो लगभग समय है वो कहाँ बिताता था? काबुल के अंदर। ठीक है। हाँ, तो 1511 के अंदर कंटिन्यूस ने क्या किया था? जीत की थी। राज तिलक कब हुआ? 1494 के अंदर। किसके द्वारा? आयशा दौलत बेगम, आयशा दौलत बेगम। आयशा दौलत बेगम ने उसका क्या किया था? राज तिलक किया था। जन्म कहाँ हुआ था सर? फरगना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फरगना में हुआ था। काबुल जीत लिया, बादशाह की उपाधि ली, बेगम से हुमायूं की पुत्र प्राप्ति हुई, 1511 में सफरगंज जीत लिया। अब देखो यहां से अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है। काबुल के अंदर आके बैठ जाता था, कोई भी युद्ध जीतता काबुल आके बैठ जाता, कोई भी युद्ध जीतता जीत जात के वापस कहाँ जाता? काबुल आ जाता। अब बात आती है अपनी इंडिया की, अब बात आती है इंडिया की। अब देखो कुछ चीजें हो रहा है इसके बारे में वो आप देख लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर बाबर की मैं बात करूं तो बाबर ने तुलुगामा पद्धति किससे सीखी थी? बाबर को क्या थी? तुलुगामा पद्धति किससे सीखी थी? वही अपने ये रही सेबानी खां। किससे सीखी थी? सेबानी खां से। उसके बाद में उसने तोप चलाने कहां से सीखी थी? तो तोप, दो तोपची थे इसके इंपोर्टेंट, जिसका नाम रखोगे मुस्तफा, मुस्तफा और उस्ताद अली। इन दोनों से उसने क्या सीख लिया था? तोप खाने। घुड़सवारी किससे सीखी थी? बहुत अच्छा घुड़सवार था ये, तो घुड़सवारी उसने सीखी थी किससे? तुर्कों से। किससे? तुर्कों से। उसने बंदूक चलानी कहां से सीखी? बंदूक चलानी उसने सीख ली किससे? ईरानियों से।
तो ये बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 1483 में जन्म हुआ, 1494 में राज तिलक हुआ, 1504 में काबुल जीता, 1507 में बादशाह की उपाधि ली, 1508 में महम बेगम की उसके पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम था हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा था। 1511 में सफरगंज जीत लिया। तुल्लू गमापद्दी उसने शहबारी खाने से सीखी थी। तोपची दो थे उसके जिसका नाम था मुस्तफा और उस्ताद अली। ठीक है, घुड़सवारी उसने किससे सीखी? तुर्कों से। बंदूक चलानी उसने ईरानियों से की। मतलब आप ओवरऑल देख सकते हो ना कि बाबर एक क्या था, कुशल क्या था, आपका सेनापति था। कुशल क्या था? एक प्रकार का सेनापति था। अब ये सारी जो बातें हो रही है ना, अभी तक इंडिया पहुंचा ही नहीं है बाबर, अभी इंडिया पहुंचा ही नहीं है। बाबर कहाँ घूम रहा है? काबुल वाले एरिया के अंदर ही घूम रहा है। कहाँ पे बैठा बैठा राज करता था वो? काबुल के अंदर। अब मैं पूछता हूँ उसको इंडिया, देखो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे उसका, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक भी बनता है और उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये अपना जो मैं इंडिया बना रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया बना रहा हूँ, लेकिन उस टाइम इंडिया ऐसा नहीं था, उस टाइम पाकिस्तान वगैरह कोई नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूँ ताकि आपको इस वाले इंडिया से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो ये आपका इंडिया है। अब देखो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है, अच्छा ये काबुल हो गया आपका। थोड़ा सा काबुल को मैं इधर बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा अच्छा सा, थोड़ा ब्रॉडली। यहाँ पे मैं काबुल बना रहा हूँ एक बार। अब देखो क्या हुआ, काबुल में बैठा है कौन? आपका बाबर। कौन बैठा है? बाबर बैठा है। और काबुल पे जब बैठा था तो 1519 में, 1519 के समथिंग की बात है, 1519 के अंदर यहाँ पे एक जाति हुआ करती थी जिसका नाम था यूसुफ जाई। यूसुफ जाई जाति। और यूसुफ जाई जाति जो मुगलों के खिलाफ क्या कर रही थी? विद्रोह कर रही थी बार बार। तो उसको दबाने के लिए यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम आपका बाजोर। यहाँ पे अटैक किया सबसे पहले उसने बाजोर पे। किस पे अटैक किया? बाजोर पे। एक बाजोर का किला उस पे किया। और उसी के पास में एक आपका भेरा। तो बाजोर और भेरा का जो दो बैटल है, सबसे पहले अटैक अगर किया तो कौन सा किया है? बाजोर और भेरा का। 1519 के अंदर जनवरी के अंदर हुआ था बाजोर का, फरवरी के अंदर हुआ था भेरा का। यूसुफ जाई जनजाति के जो विद्रोह थे उसको दबाने के लिए काबुल से उसने अटैक किया था। किस पे? बाजोर और भेरा वाले दो एरिया के ऊपर। ठीक है, हाँ जो इंडिया का ही पार्ट था। अब देखो दो बार अटैक हो गए, उसके बाद में एक तीसरा अटैक हुआ यहाँ पे पेशावर में। कब? पेशावर में। तीन अटैक हो गए पेशावर में। एक अपना चौथा अटैक किया जिसका नाम है सियालकोट। कौन सा? सियालकोट। तो चार बार अटैक करने के बाद में और एक अटैक और मान लेते हैं यहां से अपना लाहौर। तो लाहौर तो अपना कौन कौन सा हो गया? यूसुफजई जनजाति को दबाने के लिए बाजोर और भेरा का बैटल हुआ सबसे पहले काबुल के काबुल पे बैठा बैठा अटैक कर रहा था। सारे बैटल 1519 के ही हैं, 19-20 के ही हैं। तो इस पे अटैक किया यूसुफजई जनजाति को विद्रोह दबाने के लिए, फिर लाहौर पे अटैक किया, सॉरी फिर पेशावर पे, फिर सियालकोट पे, फिर लाहौर पे। तो आपको अगर पूछ ले कि इंडिया पे अटैक करने से पहले बाबर कितनी बार अटैक कर चुका था? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। 5वीं बार अटैक करेगा। देखो हुआ क्या, जब बाबर बाहर से अटैक कर रहा था तब दिल्ली के अंदर एक बैठा था जिसका नाम था आपका इब्राहिम लोदी। लोदी डायनेस्टी का क्या था? एक आपका रूलर था, शासक था इब्राहिम लोदी। कौन बैठा हुआ था? इब्राहिम लोदी। किसी भी काम का नहीं था भाई, किसी भी काम का नहीं था। अपने ही मंत्रियों को क्या बना के रखता था? ये कैदी यानी बंदी बना के रखता था। इतना नालायक आदमी था इब्राहिम लोदी। सब परेशान थे इससे, सब परेशान थे। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी यहाँ पे दिल्ली के अंदर बैठा हुआ था। और यहीं पे एक इसकी का क्या था, एक राजा था जिसका नाम था पंजाब वाले एरिया के अंदर, जिसका नाम था दौलत खां लोधी। कौन था? दौलत खां लोधी। अब ये भी इससे परेशान है। और यहीं पे इसके चाचा थे जिसका नाम था आपका, इसी के चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोधी। इसके चाचा कौन थे? आलम खां लोधी। सर इतने वर्ड याद कैसे होंगे? आपको हिस्ट्री पढ़ने तो याद तो करने ही पड़ेंगे। देखो क्या हुआ, मैं आपको समझा देता हूँ। यूसुफ जनजाति के सारे विद्रोह दबा रहे थे। अब देखो इब्राहिम लोदी बार बार फोर्स कर रहा था किसको? दौलत खां को। अब दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर खां को यहाँ पे भेजा। कहाँ पे? दिल्ली। इसको बुलाया भाई कि आगे कैसे क्या वो करनी है। तो दिलावर खां कहाँ आया? दिल्ली। दिलावर खान कौन था? इसका दौलत खां का बेटा था।
दिलावर खां को बुलाया कि भाई आओ अपने इसमें मीटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करो। तो दौलत खां ने बोला कि नहीं मैं नहीं, मेरा बेटा जाएगा, मेरा बेटा मेरी मीटिंग को अटेंड करेगा। बेटा गया कहाँ पे, इब्राहिम लोदी के कहाँ पे, उसमें दरबार में, और जाते ही बोला कि इब्राहिम लोदी ने पूछा कि तेरा बाप कहाँ है तो बोला वो तो नहीं आ सकते, किसी अर्जेंट काम में बिजी है। अच्छा इतना बड़ा हो गया, इब्राहिम लोदी ने बोला इतना बड़ा हो गया वो, मैं नहीं रखूंगा, आप निकलो यहाँ से। दिलावर खां को वापस भेज दिया। दिलावर खां वापस आया दौलत खां के पास, बोला क्या हुआ, तो बोले पापा वो 2-4 तो निकाली उसने अच्छी अच्छी गालियां, और बोल दिया कि तेरे बाप आएगा तभी क्या होगा, यहाँ पे मीटिंग कंप्लीट होगी। तो दौलत खां को आ गया गुस्सा। दौलत खां ने वो एंड टू एंड मैसेज व्हाट्सएप उठाया और किसको मैसेज कर दिया, अपने काबुल में बैठे हुए बाबर को। किसको मैसेज किया, बाबर को। और बाबर को बोला कि एक प्राणी है जिसको क्या करना है, उड़ाना है। एक प्राणी है जिसको क्या, सुपारी दे दी इसने, किसकी, इब्राहिम लोदी को, कि किसको उड़ाना है, इब्राहिम लोदी को। और इससे परेशान कौन थे, आलम खां लोदी। कौन थे, आलम खां लोदी। और आलम खां लोदी ने भी सेम टाइम पे मैसेज कर दिया किसको, बाबर को। दोनों ने ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। और ये माना जाता है बाबरनामा के अंदर जो बाबर थे उसने बाबरनामा के अंदर ही लिखा है कि राणा सांगा ने भी क्या किया था, उसको व्हाट्सएप मैसेज किया था। बाकी और किसी भी इतिहासकार के अंदर या किसी बुक के अंदर ये मेंशन नहीं मिलता है कि राणा सांगा ने उसको निमंत्रण दिया था कि आप किससे लड़ो, इब्राहिम लोदी से लड़ो। तो यहाँ पे जो मेनली दो ही है, किसने मैसेज किए थे, किसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, तो सबसे पहले दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, दोनों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था किसको, बाबर को, कि आओ और किसको मारो, लोदी, इब्राहिम लोदी को मारो। ठीक है। तो बाबर सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने ही राजा की क्या कर रहे हैं लोग, बुराई कर रहे हैं, अपने ही राजा को मराना चाहते हैं। तो उसने सोचा चलो एक बार देख तो देखें। तो वापस बाबर आया। लाहौर के बैटल की बात है, लाहौर के बैटल में दौलत खां को अच्छे से धोया। दौलत खां को, सॉरी, दौलत खां को एक छोटा सा एरिया दिया गया था जिसका नाम था सुल्तानपुर। क्या नाम था, सुल्तानपुर। लेकिन एग्रीमेंट क्या हुआ था, देखो बेटा, दौलत खां का और बाबर का एग्रीमेंट ये हुआ था कि जैसे ही हम जीत जाते हैं ना ये वाला एरिया पंजाब वाले, तो आप मेरे को पंजाब दे देना। भाई आपके पास तो इतना बड़ा क्या राज्य है, मेरे को एक छोटा सा पंजाब दे देना। लेकिन बाबर ने मना कर दिया और क्या दे दिया उसको, एक छोटा सा एरिया जिसका नाम था सुल्तानपुर। सुल्तानपुर देने की वजह से दौलत खां क्या हो गया, नाराज हो गया। अब दौलत खां नाराज हो गया, अब बाबर से नाराजगी कर ली उसने। किससे नाराजगी कर ली, बाबर से। और जैसे ही बाबर ने को ये पता चला कि उसका जो साथ साझू करने वाला साथी है वही क्या है, उससे नाराज है, तो बाबर ने फिर अटैक किया किस पे, बाबर ने फिर अटैक किया किस पे, दिलावर, सॉरी, अपने इब्राहिम लोदी पे अटैक किया। और इंडिया के अंदर लड़ा जाने वाला पहला बैटल है जिसका नाम आपका पानीपत का बैटल। तो सबसे पहले आपका बैटल लड़ा था किसका, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। एक हरियाणा के अंदर एक जगह है, एक मैदान है जिसका नाम है पानीपत। और पानीपत का पहला बैटल, फर्स्ट बैटल हुआ था कब आपका, किस किस के बीच में हुआ था, आप बता देंगे सर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था सर, आप बता देंगे कब हुआ था, अप्रैल 21 अप्रैल मानते हैं, 21 अप्रैल 1526 के अंदर। कब, 15 अप्रैल, सॉरी 21 अप्रैल 1526 के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर। और इब्राहिम लोदी को इतना भयंकर वाला तोड़ा गया था कि इब्राहिम लोदी युद्ध करते करते वहीं मर गया था। और मुश्किल से इसकी क्या लगाई गई थी, एक क्या मिली थी, एक मुंडी मिली थी, और उसको निकाल के वहीं पे इसको दफना दिया गया था इब्राहिम लोदी को। बाबर ने वहीं पे इसका अंतिम संस्कार करके कहाँ दफना दिया था, पानीपत के मैदान के अंदर इसको दफना दिया था। किसको, इब्राहिम लोदी को। तो इसके अंदर जो जीत हुई थी, इसके अंदर जो जीत हुई थी वो किसकी हुई थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर जीत किसकी हुई थी, आप बता देंगे सर, जीत किसकी हुई थी, बाबर की हुई थी। इसमें कौन जीता था, बाबर जीता था। और बाबर का बेटा था जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं, तो बाबर और हुमायूं दोनों ही क्या कर रहे थे, मतलब इसमें लड़ रहे थे। और बाबर ने क्या किया, खुद तो दिल्ली जाके बैठ गया और हुमायूं कहाँ भेज दिया, आगरा। तो उसने दो चीजों पे, दो जगहों पे क्या कर लिया था, आक्रमण कर लिया था, अधिकार कर लिया था, आपका दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा। अब देखो, अब इंडिया के अंदर क्या कौन आ चुका है, आपका बाबर, और कहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली। कहाँ बैठा हुआ है, दिल्ली। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा इसको इरेज करके। पानीपत का प्रथम युद्ध समझ में आ गया आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध समझ में आ गया, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। जीत बेटा बाबर की हुई थी। किसकी हुई थी, जीत बाबर की हुई थी। अब इंडिया के अंदर आ चुका है, दिल्ली के अंदर कौन सी डायनेस्टी आ चुकी है, आपकी डायनेस्टी आ चुकी है मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर आ चुका है। किसके अंदर, भारत के अंदर। अब देखो,
ये आपका इंडिया है, देखो अब दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है, दिल्ली के अंदर बैठा हुआ आपका बाबर। मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई, आप बता देंगे 1526 के अंदर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। किसकी, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हो गई थी भारत में, 1526 में बाबर के द्वारा, यानी हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, दैट आंसर इज बाबर। यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला अगर शासक हुआ था वो कौन हुआ, आपका बाबर ही हुआ है। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं दिल्ली के अंदर बैठा हुआ आपका बाबर, दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है, बाबर बैठा हुआ है। और बाबर आप देखो क्या करेगा, देखो बाबर ने दिल्ली से अटैक किया, और दिल्ली से पहली बार जो अटैक हुआ था, सबसे पहले देखो यहां से पंजाब से हतो आया था, तो पहला हो गया आपका पानीपत का बैटल, कौन सा, पानीपत 1526, पानीपत 1526 के अंदर पहला बैटल हो गया। अब देखो दूसरा बैटल करेगा राणा सांगा के साथ, किसके साथ करेगा, राणा सांगा के साथ दूसरा बैटल करेगा 1527 में। तो दूसरा आपका जो बैटल है आपका बाबर का, वो है आपका बाबर और खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है सर, 1527 के अंदर हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और इसी युद्ध में देखो, इस युद्ध का क्या नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं था वैसे, इसको बाबर ने क्या कर दिया था, जिहाद घोषित कर दिया था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा क्या हुआ था, कत्लेआम आम हुआ था, तो इसको जिहाद घोषित कर दिया गया था। बाकी एक्चुअल में इसकी में जीत बाबर की ही मानी जाती है, राणा सांगा और बाबर के अंदर जो हुआ था। और इसको जिहाद घोषित इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पे क्या किया था बाबर ने, कत्लेआम किया था, क्या किया था, कत्लेआम किया था। और आपको पता है जब भी मतलब बाबर क्या हुआ था, बाबर कत्लेआम करता था, जिहाद घोषित कर देता था। बाबर बहुत ही बड़ा क्या था, रिलीजियस आदमी था, और भगवान को यानी अपने अल्लाह को क्या करता था, हर युद्ध के बाद में, हर जीत के बाद में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता था। जैसे बाबर का एक बेटा था जिसका नाम था हिंदार, जब ने उसको बाजोर का बैटल हुआ था, बेहरा का बैटल हुआ था, जब उसने किस पे अटैक किया था, इंडिया को जीता था, हिंद आल, हिंद पर विजयी, और उसी टाइम में उस पे का बच्चा जन्म हुआ था जिसका नाम था हिंदाल, उसी के नाम पे रखा गया है। हिंद के मतलब हिंदुस्तान को जीतने की खुशी में उसने अपने बेटे का नाम रखा था हिंदाल। ठीक है, तो वो सारी चीजें। दूसरा बैटल हो गया था खानवा का, जीत किसकी हो गई थी, यहाँ पे भी बाबर की, वैसे जीत इसी की मानी जाती है। तीसरा अपना जो बैटल हुआ बेटा वो हुआ है, अब देखो यहां से बैटल होते हुए जाएगा बाबर कहाँ, मध्य प्रदेश वाले एरिया के अंदर, यहीं पे पास में एक जगह है जिसका नाम है चंदेरी। कौन सी जगह है, चंदेरी, 1528 में। ये आपका खानवा हो गया। और जब वो चंदेरी जाता है, और तीसरा जो बैटल करता है वो कौन सा करता है, आपका चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध, चंदेरी का युद्ध। कब हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों है मैं अभी बता देता हूं आपको। बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, आपको पता है चंदेरी है ना, वो चंदेरी चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चंदेरी का जो दुर्ग था वो मतलब चारों तरफ की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और वहां के जो राजा थे जिसका नाम था मेदिनी रॉय, 1528 के अंदर ये बैटल हुआ था, और वहां के राजा थे जिसका नाम था मेदिनी रॉय। ठीक है, मेदिनी रॉय आराम से बैठा हुआ था, मेदिनी रॉय को कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ियां थी बड़ी बड़ी, और पहाड़ियों के बीच में कौन, चंदेरी की पहाड़ियां थी वहां पे, चंदेरी की पहाड़ियों के बीच में दुर्ग बना हुआ था। और आराम से बैठा हुआ था, उसने सोचा कि भाई चंदेरी का बैटल हो रहा है, राणा बाबर क्या कर सकता है, पहाड़ियों को तो तोड़ ही नहीं सकता, एक गेट है उसमें सारी सेना ले खड़ी कर दी। लेकिन उसको क्या पता, रात रात में उस बंदे ने, एक रात में उस बंदे ने सारी पहाड़ियों को काट के, और दूसरे दिन उठते ही दरबार के सामने जो दुर्ग था उसके सामने कौन खड़ा हो गया, जाके बाबर खड़ा हो गया। मेदिनीरो वहीं पे कोमा में चला गया कि आदमी आ कैसे सकता है सारी पहाड़ियों को काट के। तो उसने उस टाइम युद्ध में जो सबसे पहले अपना था, मेदिनी रॉय था ना, मेदिनी रॉय, सबसे पहले तोप खाने की इसने क्या की थी, यहाँ पे यूज में लिया था। चंदेरी के युद्ध में क्या लिया था, सबसे पहले तोप का यूज में लिया था, और तोप की यूज में लेके ही उसने क्या किया था अपना, सबसे पहले उस पहाड़ियों को तोड़ा था, और पहाड़ियों को तोड़ के कहाँ चला गया था, चंदेरी के दुर्ग के ऊपर।
तो मेदिनी रो सोचा कि यार इतना कैसे कर सकते हैं, तो मेदिनी रॉय ने क्या किया, वहां पे जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था, जोहर कर लिया था। और भारत की जो मध्यकालीन जो आपकी इतिहास है, भारत का जो मिडिवल हिस्ट्री है, उसका सबसे बड़ा जोहर भी किसको माना जाता है, चंदेरी के युद्ध को माना जाता है। तो मेदिनी रॉय और जो बाबर थे उसके बीच में हुआ था आपका चंदेरी का युद्ध, और बाबर इसमें क्या रहा था, विजयी रहा था। और देखो इसकी मेदिनी रो की दो बेटियां थी, और उन दोनों बेटियों की क्या कर दी थी, शादी कर दी थी। एक बेटी की शादी दी थी, एक बेटी कर दी थी किसके साथ, हुमायूं के साथ, और एक की कर दी थी किसके साथ, कामरान के साथ। इसकी बेटी थी और इसकी बेटी की शादी किससे कर दी थी, हुमायूं और कामरान। दोनों बेटी की शादी किससे कर ली थी, अपने दोनों बेटों के साथ, हुमायूं और कामरान के साथ। उसके बाद में जब चंदेरी का युद्ध कंप्लीट होता है, और चंदेरी के युद्ध को जीतने के बाद में अगले साल वो किस पे जाता है, यहीं पे घग्गर नदी आती है आपकी, घग्गर नदी की सहायक, अपनी गंगा की सहायक नदी है, छपरा बिहार के अंदर पड़ता है। और वहीं पे एक एरिया है जिसका नाम है घाघरा के मैदान, और घाघरा के मैदान में ये बैटल लड़ा गया था। कौन सा, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। आपको पता है यहाँ पे कौन थे, अफगान थे। कौन थे बेटा, अफगान थे। और मैं आपको बता दूं एक अफगान और भी है जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, जिसने सूरी डायनेस्टी की स्टार्ट की थी। सूरी जो का वंश था वो स्टार्ट किया था, शेर शाह सूरी। उसका पहले नाम था शेर खान। क्या नाम था, शेर खान। उसके बारे में थोड़ी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। 4 नंबर आप हेडिंग लगाएंगे, कौन सा युद्ध, बाबर से रिलेटेड चौथा युद्ध कौन सा हो जाएगा आपका, खान सॉरी घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। 4 नंबर आपकी हेडिंग हो जाएगी क्या, बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में बताता हूँ। बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था सर, डेट थी इसकी 1529 के अंदर ये क्या बैटल लड़ा गया था, घाघरा का बैटल लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था, अफगान राजा थे। कौन थे, अफगानों के बीच में अफगान राजा जिसका नाम था महमूद लोदी। क्या नाम था, महमूद लोदी के बीच में। और साथ में कौन थे इसके, बाबर। कौन थे, बाबर। विजेता किसकी हुई थी, बाबर की। किसकी हुई थी, बाबर विजेता रहे थे इसमें। और घाघरा का युद्ध लड़ने के बाद में देखो, इससे पहले मैं आपको बता दूं, विक्रमाजीत, राजा विक्रमाजीत के साथ क्या हुआ था, एक बैटल हुआ था, राजा विक्रमाजीत। चंदेरी के बैटल की बात है। विक्रमाजीत के पास एक हीरा था जिसका नाम था कोहिनूर, कोहिनूर हीरा। तो बाबर ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, राजा विक्रमाजीत से प्राप्त किया था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर डायमंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोहिनूर डायमंड। ठीक, राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत ने क्या किया था, कोहिनूर हीरा छीना गया था राजा विक्रमाजीत से। किसने छीना था, बाबर ने। क्लियर, इतनी बातें। चलो आप देखो घाघरा का बैटल जब जीतने के बाद में देखो क्या हुआ था, घाघरा का मैदान था, यहाँ पे एक साइड नदियां थी और एक साइड क्या था, लैंड था। और नदी और पानी और जल, यानी जल और स्थल में लड़ा गया युद्ध। पहला एकमात्र मध्यकालीन भारत का जल स्थल पर लड़ा गया एकमात्र, वाटर लैंड बैटल बोलते हैं इसको, जल स्थल युद्ध भी बोलते हैं। भारत का एकमात्र जल स्थल युद्ध कौन सा आपका, घाघरा का युद्ध। क्लियर हो जाएगा यार सारी चीजें। अब देखो 1530 के अंदर बाबर की मौत हो गई थी, कैसी हुई थी वो देखते हैं अभी। देखो एक बार सर हमें रिवाइज करवा दो थोड़ा, देखो करवा देते हैं सर, बिल्कुल रिवाइज करवा देते हैं। हुआ क्या, 1526 से स्टार्ट कर देते हैं एक बार सर, ट्रिक भी होगी इसकी, बिल्कुल ट्रिक है, अभी बता देते हैं। 1526 के अंदर, 1526 के अंदर हुआ था आपका कौन सा युद्ध सर, आपका युद्ध हुआ था पानीपत का, पानीपत का। 1527 के अंदर क्या हुआ था सर, 1527 के अंदर खानवा का। कौन सा युद्ध हुआ था सर, खानवा का। 1528 के अंदर कौन सा हुआ था, चंदेरी का। कौन सा हुआ था, चंदेरी का। 1529 के अंदर क्या हुआ था, खानवा का। 1529 के अंदर सोरी घाघरा का, घाघरा का युद्ध हुआ था। यही है। अब देखो किस किस के बीच में हुआ था, वो एक साइड तो बाबर थे ही, एक साइड देखते हैं किसके खिलाफ हुआ था। सबसे पहले आपका इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। दूसरा आपका खानवा, खानवा का युद्ध किसके बीच में होता है, राणा सांगा का। तीसरा आपका चंदेरी का मेदिनी रोय, मेदिनी रोय। घाघरा युद्ध फिर से महमूद लोदी,
महमूद लोधी। सर इसको याद कैसे करेंगे, मैं याद करने की ट्रिक बता दो सर प्लीज। बिल्कुल अभी बता देते हैं। बाबर आया भारत, बाबर आया भारत, पानी पिया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर गया। सर ऐसे याद होगा? किस किस के बीच में होगा, ऐसे कैसे याद करेंगे? बिल्कुल देखो, पानी पीते हैं, किस में पीते हैं? हमारे भारत के अंदर पानी किस में पीते हैं? लोटे के अंदर। तो लोटे के अंदर उसने पानी पिया, 26 में लोटे के अंदर पानी पिया, लोटे से लोधी, लोटे से लोधी, पानी पिया 26 में, पानी पिया 26 में। राणा संग खाना खाया, राणा संग खाना खाया, राणा संग का मतलब होगा राणा संग, खाना खाया 27 में, खाना खाया 27 में। चाय पी, चाय पी किसके साथ? मेदिनी रॉय के साथ। वहां पे जाके रिश्ते की बात की, उसने 2 लड़कियों की शादी की थी ना, तो वहां पे रिश्तेदार बन गए थे, तो उसने क्या की थी? चाय पी। और चाय पीते ही मेदिनी रॉय क्या बोला? मैंने अपनी लड़कियां दे दी, मैंने अपनी लड़कियां दे दी, मैंने दी, मैंने दी, तो मेदिनी, कौन सा? मेदिनी रॉय। तो 28 में चंदेरी के युद्ध में चाय पी के उसने मेदिनी रॉय के साथ क्या बना ली थी? रिलेशन बना ली थी, उसका क्या बन गए थे? वो रिश्तेदार बन गए थे। अब आपको पता, जब शादी होती है, शादी होती है तो दहेज में क्या देते हैं? लोटे। क्या देते हैं? तो उसने जो मेदिनी रॉय ने जो लोटे वगैरह दिए थे वो सारे लेके कहाँ चल दिया था? अपने घर। तो लोटे लोधी कहाँ गया था? घर। 29 में। कब गया था? 29 में। हो जाएगी याद। लोटे में पानी पिया, राणा संग खाना खाया, मेदिनी लड़कियां दीनी, लड़कियां दी, देते ही क्या हो गया? वो चाय पी, चाय पीते ही महमूद लोधी, लोटे दिए दहेज में, लोटे देके कहाँ गया? लेके कहाँ चला गया? वो खुशी खुशी घर चला गया। अब बात करते हैं बेटा 1530 की। 1530 की बात है, और 1530 में क्या हो गया? बाबर, सॉरी हुमायूं है ना, हुमायूं, बाबर नहीं, हुमायूं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। बाबर बहुत ज्यादा क्या हो गया था? बीमार हो गया था, और इतना ज्यादा बीमार हो गया था कि बड़े बड़े जो हकीम थे उनको भी बुला के, हकीम वेद वगैरह बुला के, उनके भी उसका क्या नहीं हो रहा था? इलाज नहीं हो रहा था। और उसने एक क्या बुलाया फिर, एक जो उसमें होते हैं ना अपने काजी वगैरह होते हैं, शायद मुस्लिम धर्म में, मैं इसको मेरा इतना आइडिया नहीं है, उनको बुलाया गया जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने बताया कि ये अल्लाह को क्या है, प्रिय चीज होगी ना कोई, अगर हुमायूं को अगर अल्लाह से भी ज्यादा प्रिय अगर कोई चीज है, अगर वो उसकी आहुति दे दे, उसकी क्या दे दे, वो बलिदान दे दे, कुर्बानी दे दे, तो क्या कर सकता है? ये जिंदा रह सकता है। तो हुमायूं की जान बचाने के लिए बाबर ने क्या बोला कि अगर आज से मेरा बेटा अगर सही होने लगा तो मैं इसकी क्या देने को तैयार हूं, मेरी जान की कुर्बानी देने को तैयार हूं। तो उसी दिन से बाबर, सॉरी हुमायूं धीरे धीरे ठीक होने लगा था, और बाबर की जो क्या होने लगी थी, तबीयत खराब होने लगी थी। और 1530 के अंदर बाबर क्या हो गया था? बाबर की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1530 के अंदर बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर चला गया, 30 में मर गया। अब देखो, बाबर की एक किताब है, बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है आपका बाबरनामा। अब पता है आपको, ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा खुद के द्वारा लिखी जाती है, तो बाबरनामा ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। तो ये सारी चीजें हमने बाबर के बारे में डिस्कस कर ली। और उसके बाद में बाबर की मौत के बाद में 30 दिसंबर 1530 में, 30 दिसंबर 1530 को कौन गद्दी पे बैठ जाएगा? आपका हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास के अंदर। आई होप बाबर वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बाबर ने कौन कौन सी पद्धति कहाँ से सीखी है, बाबर एक कुशल क्या था? सेनापति था। कैसे उसने भारत पे अटैक किए, कैसे उसने भारत पे रूल किया, शासन किया, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस कर ली। बाबर से बाहर यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो आगे हम कल की क्लास में पढ़ते हैं हुमायूं वाला टॉपिक। तब तक के लिए आप इस चैनल को अगर देख रहे हो तो इसको लाइक कर दें, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको शेयर कर दें, चैनल को अपने को सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए थैंक यू।